ईपीएस 95 के बूढ़े बुजुर्ग पेंशनर्स के राष्ट्रव्यापी आंदोलन को सरकार का ठेंगा। पेंशनर्स इंद्रनाथ ठाकुर ने कहा, विगत 8 वर्षों से ईपीएस 95 के बूढ़े बुजुर्ग पेंशनर्स के राष्ट्रव्यापी आंदोलन को भारत सरकार ने ठेंगे दिखा दिए। सूचनाजी न्यूज, छत्तीसगढ़। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन, ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन को लेकर संघर्ष का दौर जारी है। 1,000 रुपये पेंशन को 7,500 रुपये करने की पुरजोर वकालत की जा रही है। सरकार और ईपीएफओ पर पेंशनर्स भड़के हुए हैं। सोशल मीडिया पर भड़ास निकाली जा रही है। तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पर पेंशनर्स की जुबानी तैर रही है। पेंशनर्स इंद्रनाथ ठाकुर ने कहा, विगत 8 वर्षों से ईपीएस 95 के बूढ़े बुजुर्ग पेंशनर्स के राष्ट्रव्यापी आंदोलन को भारत सरकार ने ठेंगे दिखा दिए। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना और चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिए गए। सरकारी कामकाज पर आचार संहिता लागू हो गई। फिर भी देश के सेवानिवृत्त कामगारों ने अपना मुहिम अधिक तीव्रता से जारी रखा। मरता क्या नहीं करता। उन्होंने तय कर लिया कि जिन राजनैतिक दलों के जिन सांसदों ने आंदोलन उनका समर्थन किया था, उन सबको आम चुनाव में जीत के लिए वे उनकी मदद करेंगे, तथा जिन्होंने उनका विरोध किया था, चुनावी समर में हराने के लिए वे सक्रियता से कार्य करेंगे। राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएसी भी अपने 58 सदस्यों को चुनाव में उतार देगी। इन बुजुर्गों को किसी विशेष दल से लगाव नहीं होगा। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएसी भी अपने 58 सदस्यों को चुनाव में उतार देगी, खासकर उन क्षेत्रों में जो उद्योग धंधों के केंद्र हैं। सरकार से एनएसी संघर्ष समिति की वार्ता भी बंद नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि बुजुर्गों की जीवन रक्षा के लिए पहले से चल रहे प्रयासों को जारी रखने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति ली जा सकती है। श्रम मंत्री ने वादा किया है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पति पत्नी लिए चुनाव से पहले चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने वाली सरकारी योजना में सम्मिलित कर दिया जाएगा। अंतरिम राहत के तौर पर 5,000 सभी के पेंशन में जोड़ दिए जाने का आश्वासन मिला रहा है। इसके अलावा राज्य सरकारों को राज्य के वृद्धजनों को दिए जाने वाली रकम को इस समूह के पेंशनर्स, कामगारों को भी देने का अनुरोध केंद्र सरकार करेगी, ऐसा कहा जा रहा है। केंद्र की बीजेपी सरकार ने एनएसी से कहा है कि पार्टी अपने चुनावी मैनिफेस्टो में ईपीएस 95 पेंशनर्स के न्यूनतम पेंशन को 7,500 प्लस द मेडिकल की मांग को पूरा करने का वादा भी करेगी। ईपीएस 95 पेंशनर्स का आखिरी पत्र पीएम मोदी के नाम, पढ़िए मजमून। पीएम के कार्मिक वादे पर विश्वास करते हुए श्रम मंत्री, वित्त मंत्री और उनके संबंधित मंत्रालय से मिलने, समझाने और विभिन्न दस्तावेज, आंकड़े पेश किए जा चुके हैं। सूचनाजी न्यूज, छत्तीसगढ़। पेंशन भोगियों और सरकार ईपीएफओ के बीच ठन गई है। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन, ईपीएस 95 1,000 रुपये को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग की जा रही है। ईपीएफओ और पीएम मोदी तक हाजिरी लगाने वाले पेंशनर्स थक गए। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आचार संहिता लगने से पहले पेंशनर्स की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी तक बात पहुंचाई गई। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति, ईपीएस 95 नेशनल एजिटेशन कमेटी के मुखिया कमांडर अशोक राउत की तरफ से पीएम मोदी को पत्र लिखा गया था। 14 मार्च को लिखे गए पत्र में क्या क्या लिखा है, यह एक बार फिर से आप पढ़ लीजिए। तारीख के साथ बताया कब कब हुई मुलाकात। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि कब कब सरकार से वार्ता हुई। पहला 4 मार्च 2020 एवं 5 अगस्त 2021 को व्यक्तिगत बातचीत। दूसरा ईपीएस 95 एनएसी वीवीआईपी आंदोलन 0403 दिनांक 4 मार्च 2024।
EPS 95 NSE VVIP आंदोलन 1-2-0-3 12 मार्च 2024 श्रम एवं रोजगार मंत्री माननीय भूपेंद्र यादव जी के साथ अनेक बैठकें हो चुकी है। पीएम मोदी को लिखे पत्र का यह है मजमून। राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने बुजुर्ग EPS 95 पेंशन भोगियों के ज्वलंत मुद्दों को हल करने के लिए उपरोक्त 2 बैठकों के दौरान आपके कार्मिक वादे पर विश्वास करते हुए श्रम मंत्री, वित्त मंत्री और उनके संबंधित मंत्रालय से मिलने, समझाने और विभिन्न दस्तावेज, आंकड़े आदि प्रस्तुत करने के अपने प्रयास जारी रखे। अधिकारियों, EPFO आदि को भी, ताकि आपके बुजुर्ग नागरिकों को न्याय और जीने का अधिकार देने के दयालु वादे को पूरा करने में तेजी लाई जा सके। साथ ही हमने इस अवधि के दौरान प्रशासनिक मशीनरी में तेजी लाने के लिए ध्यानाकर्षण आंदोलन के लोकतांत्रिक तरीके को जारी रखा। केरल, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब उच्च न्यायालय और CJI तक पेंशन पर बोले, लेकिन सरकार खिलाफ EPS 95 पेंशन भोगी इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में सरकार को सबक सिखाने का भर रहे दम। सूचना जी न्यूज, छत्तीसगढ़। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद EPS 95 पेंशन हायर पेंशन को लेकर कवायद शुरू हुई। वहीं न्यूनतम पेंशन को लेकर पेंशनर्स सरकार से गुहार ही लगा रहे हैं। 1,000 रुपये पेंशन पाने वालों की मांग है कि इसे 7,500 रुपये किया जाए ताकि उनका जीवन यापन सही से हो सके। पेंशनर्स ललित चंद्रा बोरा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, लिखा, हम EPS 95 पेंशन भोगी के लिए संशोधित पेंशन पाने का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। केरल उच्च न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, पंजाब उच्च न्यायालय और यहां तक कि SC और CJI द्वारा EPS 95 पेंशनरों के लिए संशोधित पेंशन के पक्ष में कई फैसलों के बाद मोदी सरकार हमेशा पेंशनरों के खिलाफ क्यों है? अगर मोदी जी अपने लिए बहुत महंगा ड्रेस पहन सकते हैं, तो वो हमारे लिए न्याय क्यों नहीं दे पाए? एक सरकार के लिए सब कुछ संभव है, लेकिन उसे हमारे लिए दिलचस्पी नहीं है। हमें 1,000 रुपये से 3,000 रुपये या उससे कम तक की पेंशन मिलती रही है। यह सरकार EPS 95 पेंशनरों के लिए बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। अब इनको वोट क्यों देना चाहिए? हाँ, हम इस सरकार को अब बदलने की कोशिश करेंगे और अगली सरकार के साथ अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए प्रयास करेंगे। हम सभी EPS 95 पेंशन भोगी इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में इस सरकार को सबक सिखाकर बीजेपी के खिलाफ वोट करने का अंतिम निर्णय लें, ताकि EPS 95 पेंशनरों को कभी न भूलें। इस सरकार को लगता है कि पेंशन भोगी कुछ भी नहीं है। क्यों? EPS 95 पेंशन, EPFO, PM मोदी की चुप्पी अंदर ही अंदर खा रही पेंशनर्स को औसत 1,171 का पेंशन उन्हें दिया जाता है, जो उस कर्मचारी ने स्वयं पेट काट कर जमा की थी। सूचना जी न्यूज, छत्तीसगढ़। EPS 95 न्यूनतम पेंशन, EPS 95 मिनिमम पेंशन को लेकर एक और पोस्ट ने हड़कंप मचा दिया है। पेंशनर्स इंद्रनाथ ठाकुर के पोस्ट में PM मोदी पर निशाना साधा गया। न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये को 7,500 रुपये करने की मांग की जा रही है। सरकार से आश्वासन मिलते रहे, लेकिन अमल नहीं हो सका है। इस बात को लेकर पेंशनर्स भड़के हुए हैं। पोस्ट के मजमून को आप भी पढ़िए। पेंशनर्स के मन की बात कुछ इस तरह है। माननीय मोदी जी, आप चुप हैं। माना कि अभी चुनाव का दबाव है, लेकिन प्रश्न आपकी नियत का है। EPS 95 के 75 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए यदि आपके हृदय में हमदर्दी है, तो फिर आप चुप क्यों हैं? अगर बुजुर्गों को जीवन जीने का अधिकार है तो सोचिए, क्या उसे पेंशन के नाम पर दी जा रही रकम ज्यादा है? क्या यह न्यायपूर्ण लगता है? पर्याप्त है?
जबकि औसत 1171 का पेंशन उन्हें दिया जाता है, जो उस कर्मचारी ने स्वयं पेट काट कर जमा की थी। जो रकम ईपीएफओ के खाते में, क्या यह रकम उसके द्वारा जमा की गई मूलधन का समुचित ब्याज भी होता है? जो रकम ईपीएफओ के खाते में किसी कर्मचारी ने जमा की थी ताकि सेवाकाल के बाद उसके भविष्य के जीवनयापन के लिए होगा, कर्मचारी को वह जमा रकम सरकार वापस कर देती, मगर सरकार ने वह रकम जब्त कर ली। क्या यह न्याय है? जमा मूलधन का समुचित ब्याज। उस जमा मूलधन का समुचित ब्याज भी अब सरकार अदा नहीं करना चाहती है। क्यों? जिस वक्त तत्कालीन सरकार संगठित क्षेत्रों के कामगारों पर भी यह स्कीम लागू कर रही थी, सरकार ने सुनहले सपने दिखाए थे। कहा गया था कि सरकारी पेंशन से भी यह पेंशन बेहतर होगा। सेल के कर्मचारी अपने वेतन का एक्चुअल भाग सेल के कर्मचारी अपने वेतन का एक्चुअल भाग इस स्कीम में जमा करने के लिए तैयार थे। हमने जिसके लिए अलग से रकम भी कटवाए थे, लेकिन सरकार लेने से मना कर रही थी। जब हम सेवानिवृत्त हुए तो सेल ने हमारी कुल जमा राशि को हमें वापस कर दिया था। उम्र 73 के पार और पेंशन 1505 रुपए। उस वक्त पेंशन मद में सिर्फ 6000 वेतन के अनुसार ही कटौती स्वीकार की गई थी। जो भी हो, इसमें कर्मचारियों का कोई दोष नहीं था। हमें हमारी पेंशन 58 साल के बाद दी जाने लगी, जब हम सेवा में योगदान कर ही रहे थे। हमारी सेवानिवृत्ति 60 साल की आयु पूरी होने के बाद हुई थी। उसे भी बीते 13 साल हो गए हैं। अभी मेरी उम्र 73 के पार है और मुझे पेंशन 1505 रुपए दी जाती है। आप स्वयं भी मेरी व्यय के हो रहे हैं। क्या इतनी रकम मेरे और मेरी पत्नी के जीवनयापन के लिए अधिक है? मुझे व्यक्तिगत अधिक आय नहीं चाहिए। यह रकम हम दोनों के भोजन, वस्त्र, आवास और चिकित्सा के लिए पर्याप्त से भी ज्यादा है। देशहित में इसका समर्पण करना पसंद। यदि देश के लिए मेरी इस सर्वस्व आय के समर्पण से लाभ हो तो मैं देशहित में इसका समर्पण करना पसंद करूंगा। फिर भी आप जैसे मनीषी चुप हैं। यह समझ नहीं पा रहा हूं। हमें लोकतंत्र नहीं, रामराज्य चाहिए। मैं आपके साथ था हूं और जब तक जीवन शेष है आगे रहना भी पसंद करूंगा।